के वोट शेयर की बात कर लेते हैं। 21 का बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था, नाम का था, संयुक्त मोर्चा बना, नाम का बना। इस गठबंधन को बंगाल में चौतरफा झटका मिला, गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका। डिटेल आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए, प्लीज शुरू से चलाइए। देखिए 21 में बंगाल में वोट शेयर की बात करें, बीजेपी के खाते में 38% वोट शेयर था, टीएमसी के खाते में 48% और कांग्रेस के खाते में करीब करीब 8.7% वोट शेयर था। ये 2021 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। जी हां, तो ये जो डिटेल आप देख रहे हैं, ये बताता है कि बीजेपी के वोट शेयर में अमूमन थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस क्या इस बार ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएगी, ये देखने वाली बात है। 21 में बंगाल में वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। रैनिक मेरे साथ लगातार बने, मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता। रैनिक, वोट शेयर की बात करें, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के आने से कमोबेश बहुत ज्यादा चेंजेस तो होने वाले नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है, क्या वो थोड़ा शिफ्ट होगा? देखिए, इस बार 2021 और 2024 का जो वोट शेयर का बात कर रहे थे उसके साथ इस बार थोड़ा बहुत पृथक हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 हो या 2024, ये दो चुनाव का अगर बात किया जाए तो दो चुनाव में कांग्रेस और सीपीआईएम और आईएसएफ ये तीनों का एक गठबंधन हुआ था, मगर इस बार वो गठबंधन नहीं देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम खुद का वोट खुद लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का हर एक विधानसभा में ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है, कांग्रेस भी खुद अकेला चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ आईएसएफ भी कुछ कुछ जगह पर कैंडिडेट दिया है, उसमें से भांगर बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये जो तीनों पार्टी है, ये तीनों पार्टी का जो वोट शेयर, वो वोट शेयर परसेंटेज में बढ़ जाएगा। और उसके साथ और एक एक्स फैक्टर हो सकता है ये वोट शेयर में, वो है हुमायूं कबीर, क्योंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से बाहर जाने के बाद हुमायूं कबीर की तरफ से जो नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो उसमें वो नया तरीके से एक मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ सकते हैं। यानी तृणमूल कांग्रेस का जो वोट है, वो वोट शेयर और भी बढ़ सकता है। ये जो वोट तृणमूल कांग्रेस को 2021 और 2024 साल में मिला था, जो वोट परसेंटेज मिला था, वो उसमें हिस्सा ले सकता है ये आईएसएफ हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, या तो बोल सकते हैं जेडीयू, यानी जो हुमायूं कबीर का पार्टी है, उनकी तरफ से भी इस शेयर में ठीक है रैनिक, आप साथ रहिएगा। कुछ और डेटास लेके आए रैनिक, प्लीज स्टे विद मी। कुछ और डेटास हम लेकर आए रैनिक, हम उस पर जा रहे हैं और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली के लिए उत्तर बंगाल को चुना। उत्तर बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में पहली मर्तबा रैली की। कांग्रेस और लेफ्ट का कभी गढ़ कहा जाता था ये इलाका, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का पूरी तरह से यहां पर सफाया हो गया। एक ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए, जरा देखिएगा। उत्तर दिनाजपुर 2021 के नतीजे बताते हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, टीएमसी के खाते में 7, कांग्रेस और जो अलाइंस थे यानी लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया था, वहां पर 0 सीटें मिली। कुल सीटें इस इलाके में 9 थी। तो उत्तरी दिनाजपुर में पिछली बार कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, और जब खाता नहीं खोल पाए, इसका मतलब वहां से शुरुआत का मतलब यह है कि थोड़ा मार्जिन प्ले करना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्हें लगता है कि थोड़ी रैलियां कर जाए, थोड़ा सा कैंपेन वहां पर हो जाए, तो शायद 1-2 सीट उनकी निकल सके। लेकिन बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि उत्तरी दिनाजपुर एक तरीके से टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उत्तर दिनाजपुर 2021 का नतीजा आपने देख लिए। इसी दिनाजपुर का 2016 का नतीजा आपको दिखाते हैं। टीएमसी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस और प्लस यानी लेफ्ट के साथ कांग्रेस वहां लड़ी थी, 5 सीटें गई। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। लेकिन यहां पर देखिए मार्जिनल प्ले बीजेपी ने किया है, 2 सीटें उनके खाते में गई है। और कांग्रेस 2021 का जो आंकड़ा था आपने देखा, वहां 0 थी। यानी कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरा है दिनाजपुर में। और ये डेटा बताता है कि कभी आपके पास अलायंस के साथ मिलकर आप लड़े, 5 सीटें थी और वो नंबर 2021 में 0 हो गया। यानी बीजेपी के नंबर्स बढ़े, वोट शेयर बढ़ा, सीटें बढ़ी, लेकिन कांग्रेस का सफाया हो गया। यानी कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जाकर वहां पर काम नहीं किया। रैनिक दत्ता के पास मैं आ रहा हूं। रैनिक, 2016-2021 के आंकड़े बताते हैं कि एक वक्त था जब कांग्रेस ने वहां 5 सीटें जीती थी अलायंस के साथ लड़कर, फिर वो 2021 में वो नंबर 0 हो गए। उत्तरी दिनाजपुर की जो केमिस्ट्री है, वोट केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा समझाइएगा रैनिक।
देखिए, ये जो 2021 का आप बात कर रहे हैं, 2016 का अगर बात किया जाए, 2016 से आप जो बात कर रहे थे, 2016 में जिस तरीके से वोट हुआ था, और 2021 और 2024 ये जो दो चुनाव हुआ था, ये दो चुनाव में बहुत अंतर है। क्योंकि 2016 साल में 2011 साल के बाद जो नेक्स्ट टेन्योर था, उस टेन्योर के टाइम में 2016 साल में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एकदम सीपीआईएम के साथ और कांग्रेस के साथ डायरेक्ट टसल हुआ था ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का। मगर 2021 आते आते, यानी 2016 से अगर 2019 का बात किया जाए, तो ये तीनों सालों में बीजेपी जिस तरीके से पकड़ पश्चिम बंगाल में तैयार किए थे, उसमें 2021 में पूरा जो इक्वेशन, वो इक्वेशन चेंज हो गया था। और 2021 में ये जो इक्वेशन चेंज हुआ था, ये इक्वेशन चेंज हुआ था नॉर्थ बंगाल साइड से ही। नॉर्थ बंगाल यानी मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल का मालदा जिला से लेकर एकदम उत्तर बंगाल का जो दार्जिलिंग कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में, यानी ये पूरा जो जोन है पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जो है, उस हिस्से का अगर बात किया जाए, तो उसमें मैसिव चेंजेस आया था पश्चिम बंगाल जो राजनीति है, उस राजनीति में। क्योंकि इसमें बीजेपी खुद का पकड़ जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आया था। 2019 से लेकर 2021 साल में अगर देखा जाए, तो 2016 साल में जिस बीजेपी को 2 सीट मिला था, 2021 साल में वही बीजेपी को 7 सीट मिला है। यानी 2016 से 5 साल के बीच में करीब 75 मालदा सीट की का बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी मालदा पहुंचे हुए थे, मालदा की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दूसरी रैली के लिए मालदा पहुंचे। कांग्रेस की कोशिश उन क्षेत्रों में खुद को फिर से स्थापित करने की है जो उनका गढ़ हुआ करता था। मालदा भी ऐसा इलाका है, आम की मिठास की वजह से मशहूर मालदा। अब कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाने में लगी हुई है। जी हाँ, ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए स्क्रीन पर दर्शकों, उस ग्राफिक को देखिए और समझिए। मालदा 2021 के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 8 और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। 2021 के आंकड़े बता रहे हैं, कुल सीटें यहां पर माफ कीजिएगा 12 थी। मालदा के 21 के जो आंकड़े कहते हैं कि यहां पर भी कांग्रेस और एलायंस ने कुछ खास कमाल नहीं किया। अगले साल पर आते हैं। अब आपको 2016 के आंकड़े दिखाते हैं दर्शकों। 2016 के आंकड़े आपके स्क्रीन पर, बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी को 8 सीटें, कांग्रेस और प्लस एलायंस को 0 सीटें मिली थी। कुल सीटों की संख्या यहां पर 12 थी। तो मालदा में भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी को देखिए, मार्जिनल जो विनिंग बीजेपी की बढ़ी है, वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा, उनका जनाधार बढ़ा, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं था। रनिक मैं आपके पास आ रहा हूं। मालदा एक ऐसी सीट है जहां पर अर्बन वोटर बहुत ज्यादा हैं। रनिक शहरी इलाका भी है, ग्रामीण इलाका भी है, कारोबारी इलाका है, बहुत सारे इंडस्ट्री वहां पर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर रहते हैं। तो पढ़ा लिखा तबका है, अर्बन इलाका है मालदा, उसके बावजूद कांग्रेस को वहां पर वोट शेयर लगातार कम ही होता गया। रनिक हाँ, एकदम ही कांग्रेस का वोट शेयर उस जगह पे कम होता हुआ नजर आया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदा जिस तरीके से अर्बन एरिया भी है, उसी तरीके से मालदा में रूरल एरिया भी है। और मालदा ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बांग्लादेश से बॉर्डर भी शेयर करते हैं ये मालदा डिस्ट्रिक्ट। और मालदा में अगर वोट शेयर का बात किया जाए, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कांग्रेस का किस तरीके से वोट शेयर कम होते हुए नजर आया है, तो ये घटना के पीछे भी अगर आप देखेंगे, तो इसमें भी एक तरफ बीजेपी का असर भी देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का पकड़ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में संख्यालघु संप्रदाय जो है उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर, सीपीआईएम छोड़कर एकदम टीएमसी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है, उसी का असर मालदा में देखने को मिला है। देखता आप जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। और अभी फिलहाल अब बढ़ते हैं उस फैसले की तरफ जिससे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रनिक। बंगाल में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में अपील पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना है कि ट्रिब्यूनल को काम करने दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया की सराहना भी की, लेकिन साथ ही बंगाल एसआईआर को लेकर सवाल भी उठाए। मौखिक टिप्पणी करते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट न कर पाए तो कोर्ट को गंभीरता से विचार करना होगा। संभव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं, मैं संभव के पास जाऊंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि संभव, इससे पहले कि संभव के पास जाए, संभव की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए, फिर हम उनके लिए लाइव के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में साफ कहा कि मालदा हिंसा मामले में जांच सिर्फ औपचारिक तरीके से नहीं होगी, बल्कि उसे एक तरह से तकनीकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के राजनीतिक बैकग्राउंड की भी जानकारी मांगी और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने तक जजों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त सुरक्षा दी जाती रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जो थ्रेट परसेप्शन है उसका भी एक तरह से आकलन किया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मालदा हिंसा पर एनआईए की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसकी जानकारी दी और बताया कि जांच आगे बढ़ रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लंच से पहले जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि ये जो अपेलेट ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आपने संभव शर्मा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी। संभव मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़ रहे हैं। संभव, पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी उम्मीदें रही होंगी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दखल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि हम इस मसले पर नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल, देखिए, जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल की जनता की पूरी निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी उसको देख रही है, क्या वो वोट दे पाएंगे या वो नहीं दे पाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर हम उनको अलाउ करते हैं जिनके नाम अभी एडजुडिकेशन या ट्रिब्यूनल को गए हुए हैं, तो हम को फिर पूरी प्रक्रिया में ही एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने